बड़ा ही लंबा सा मैसेज लिखा गया एक एसएलवी फैमिली मेम्बर के द्वारा। कह रहा सर ज़िंदगी जीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। यार देखो, ज़िंदगी जीने के मेरे हिसाब से दो ही तरीके हैं। या तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये है और यही होने वाला है और हमारे बस की नहीं है, हम इस लायक नहीं है कि हम इसे चेंज कर सकें और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब अपनी हार मान लो और जो मिल रहा है उसमें एंजॉय करना स्टार्ट कर दो। पॉइंट नंबर 1। या फिर दूसरा तरीका ये है कि नहीं भाई, जो मिल रहा है ना इसमें सेटिस्फाई होना ही नहीं है, उठना है और चीज़ों को चेंज करना है, भले ही कितना भी दर्द क्यों ना हो। टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए दर्द रहेगा, पेन रहेगा, पर लेकिन जो पेन वो गेन में कन्वर्ट होगा ना, उसको किसी चीज़ के साथ में कंपेयर नहीं कर पाओगे। पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और पड़ेगा तो मतलब पड़ेगा। जब तक नहीं निकलोगे तब तक ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर लग रहा है कि नहीं चल रही है, मजे में चल रही है, तो फिर चलने दो उसको। फिर क्यों उसमें बेसिकली उंगली कर रहे हो? जो हो रहा है अच्छे से चलने दो फिर उसको। तो ऐसे मैसेज मत किया करो सर ये हो रहा है, ये ऐसे मैसेज कम से कम आप लोग किया करो कि सर प्रॉब्लम ये है और मैं सोल्यूशन सोच रहा हूँ, इस सोल्यूशन को और आगे लेके कैसे चला जाए। तब आता है बातें करने में मजा। प्रॉब्लम तो सबकी जिंदगी में यार। आप लोग क्या लग रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? पता नहीं कितनी प्रॉब्लम है, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ कौन है, क्या कर रहा हूँ, जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। मतलब अलग ही चीज़ चल रही है। पर लेकिन रेगुलर वीडियो आ रही है ना, टाइम पे वीडियो आ रही है ना, पीडीएफ टाइम पे मिल रही है, क्वेश्चन टाइम पे मिल रहे हैं, आप लोगों के रिप्लाई भी टाइम पे आप लोगों को मिल रहे हैं। वो सारी चीज़ें अलग हैं मेरी पर्सनल ज़िंदगी से। तो मैं भी रोने लगूँ बैठ के वीडियो के अंदर आके कि मैंने कहा यार ये हो रहा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ कुछ दिनों से, यार कल ना ये हो गया मेरे साथ में। तो ज़िंदगी अगर अच्छी चाहते हो तो अच्छी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करो। मेरा मज़ा आ रहा है वीडियो बना के, बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, ज़िंदगी आगे चलती रहती है ऐसे ही। कम से कम पढ़ाई वाला पोर्शन ऐसा रखो ना ज़िंदगी में जिसमें आप लोगों को खुशी मिले थोड़ी सी, जिसमें आप लोग अंदर से अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो कि हाँ यार यहाँ पे तो कम से कम मजा आ रहा है। बाकी तो जिंदगी में जो चल रहा है चल ही रहा है। मतलब रिश्तेदार गाली दे रहे हैं, ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहा है, पता नहीं जिंदगी में कुछ करेगा नहीं करेगा, हमारी छाती पे पड़ा रहेगा, पड़ी रहेगी, ये जल्दी से इसकी शादी कर दो, वो सब चलता रहेगा। अब वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी का पार्ट है। आपको लग रहा है आपके साथ में अकेले हो रहा है, तो ना भाई ना, देख गलत है भाई यहाँ, ठीक है? आपके अकेले की जिंदगी में नहीं हो रहा है ये सबकी जिंदगी में हो रहा है। अब जो इसको टैकल करके अपने काम पे फोकस कर रहा है वही बादशाह है, और वरना तो फिर कहानी आप लोगों के सामने ही है। आपकी खुद की जिंदगी है, दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए अच्छी और प्रोडक्टिव चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करो, फिर वही चीज़ें आप लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। अगर नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करोगे तो वही ज़िंदगी में आएगी, फिर उन्हीं को एंजॉय करो। अब आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, बस आपके हाथ में है, देख लो कैसे करना है, ठीक है? तो ये तो था बाबा का ज्ञान। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं एग्जाम के बारे में बातें, ठीक है? काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार डिस्कशन रहेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो सप्ताह में आप लोगों ने पढ़ाई की है वो टकटकी लगा कर की है या फिर ऐसे ही, या फिर उन्हें कहते हैं छोटे छोटे पैक लगा के किए। मतलब कि ठीक से किए या फिर ऐसे ही बस मजे मजे में किए। तो एक अच्छा मौका मिल रहा है चेक करने का। एक बार अभी चेक हो जाएगा, दूसरी बार आप लोगों का जो चेक होगा वो होगा मंथ के एंड में, जब पूरी कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों के सामने आती है। तो इस तरीके से प्रोसेसर में आप लोगों को बढ़ना होता है। तो इस तरीके से समझिए, जो मैं आप लोगों को अभी जो मेल आ रहे हैं मेरे पास में खासकर सिलेक्शन के वो दिखा रहा हूँ, उनका एक पैटर्न देखो। उन्होंने कॉन्टिन्यूस पढ़ाई की है, लग के छोड़ा नहीं है, बीच में एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, पर ये नहीं कि आज पढ़ लिया और 2-3 दिन को गायब हो गए, वो वाला पैटर्न ही चाहिए। तो इसलिए हमेशा लगे रहो जब तक अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाओ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आएगा सामने, छोटा सा काम करना है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। तो आप लोगों को बस क्वेश्चन दिखते ही स्क्रीन को पोज कर लेना है। मेरे पढ़ने से पहले एक बार खुद ही पढ़ो ना, मेरा पढ़ा हुआ की सुन रहे हो क्वेश्चन, अपने आप पढ़ो, क्योंकि वहां पे मैं पढ़ के तो सुनाऊंगा नहीं एग्जाम में। और उसको आंसर देने के बाद में फिर एक बार देखो कि आप लोगों ने, जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें क्या कमी करी क्वेश्चन पढ़ने में, और आंसर देने में कौन सी कमी आप लोगों की रह गई है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर रहता है। यहाँ तो मस्त मौला बैठे होंगे, कोई रजाई में, कोई रजाई तो खैर अभी नहीं चल रही उतना, कोई अपना बिल्कुल बेड पे बैठा होगा, कोई बिल्कुल कंफर्ट जोन में सोफे पे लेटा हुआ है, कोई चलता फिरता सुन रहा होगा, अपने हिसाब से कर रहे हो। पर एग्जाम में उनके हिसाब से आप लोगों को बैठना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ों को ध्यान रखा करो। क्वेश्चन वाली वीडियो कम से कम एटलीस्ट ऐसे जोन में बैठ के देखा करो जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। इसीलिए इस वीडियो में मैंने नंबर टेस्ट डाल दिया, टेस्ट नाम इसका रखा है, ताकि आप लोग थोड़ा सा टेस्ट वाली फीलिंग भी ले सको यहाँ से, ठीक है? क्वेश्चन आएगा पहला, ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज करना, अटेम्प्ट करना और आगे बढ़ना, ठीक है? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा गेम्स के बारे में, देश के अंदर कितनी बातें हो रही हैं, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो गेम्स आ रहे हैं बीच में, और कहीं ओलंपिक आ रहा है, कहीं कॉमनवेल्थ आ रहा है, कहीं नेशनल गेम चल जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो नेशनल गेम के बारे में क्वेश्चन है आप लोगों के सामने।
स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और देखो कौन सी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, कौन सी सही हो सकती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगने वाला है, पहले बता दे रहा हूं। तो कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना। बोला गया कि फर्स्ट एडिशन इंडियन ओलंपिक गेम्स का वो कहां पर लॉन्च हुआ था? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में हुआ था बेसिकली, जहां पर गदर मूवी में सनी देओल पहुंचे थे, ठीक है। तो ये अनडिवाइडेड पंजाब, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान है आज की डेट में 1924 में, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 बोला गया कि जो ड्यूरेशन और जो रेगुलेशन है ये पर्टिकुलर नेशनल गेम की, वो एंटायरली विद इन द जुडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट भी पूछ सकता था, इनकरेक्ट भी पूछ सकता था, इसलिए कहता हूं कि पहले पेन उठाकर इसके नीचे घुमा लिया करो एक बार जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो, ताकि पहले ही माइंड में क्लियर हो जाए कि पूछ क्या रहा है। पता चला पढ़ा किसी और मिजाज में है क्वेश्चन, पूछ किसी और मिजाज में रहा है, आंसर किसी और मिजाज में जा रहा है, फिर बेसिकली मार्क्स किसी और मिजाज में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबको एक मिजाज में रखने के लिए कुछ अपने रूल और रेगुलेशन बना लो कि क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले, या क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखना है करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो बोला गया कि ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करके आंसर दे लो। कॉमन सेंस है, बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे तो कौन सा है आंसर? सही बताओ। आंसर ए, बी, सी, एफ, डी। ए आंसर बिल्कुल सही है। अब बोलोगे कैसे? जब बोल दिया कि इंडियन ओलंपिक गेम्स के बारे में बात की जा रही है, तो भाई साहब ये एंटायरली इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर में कैसे आ सकते हैं? नॉर्मल सी बात है ना, हमारे गेम है तो हमारे अंडर में आएंगे ना। तो ये कहां पर पहुंच गया? तो इंडियन ओलंपिक्स को गेम है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में आएंगे, ना कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में आएंगे। है नहीं कॉमन सेंस? जरा सा प्रेशर होगा, सारी स्टेटमेंट पढ़ के निकल जाओगे कि हाँ ठीक ही लग रहा है, और बोथ लगा के आओगे आंसर। कितनों ने बोथ लगाया बताओ? चलो ठीक है। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो आंसर सीधा सीधा यहां पर बी हो जाता। इसी क्वेश्चन में ये चीजें चेंज हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछी जा सकती है। और जो खासकर गोल्ड मिलते हैं ना रिसेंटली, अभी जो भी आप लोगों के जो देश के अंदर जो गेम होते हैं, बाहर गेम होते हैं, या फिर जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं उसमें से कोई जीत के आता है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है जिनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात कर अक्सर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हम जैसे लोगों के मजे लेता है कि हाँ क्या चल रहा है। बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज जब इंसान किसी चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, पहले एक परत खुलती है, फिर दूसरी परत खुलती है, उसके अंदर घुसने लगता है। अब तक हम लोगों ने देखा कि बात चल रही थी कार्बन डाइऑक्साइड की, अब लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड काम ही नहीं कर पा रही है, कुछ नया एक पिटारा खोल के लेके आओ। तो बात आ गई मेथेन की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है और मेथेन होती है CH4। अभी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना हमारे वातावरण को गर्म करती है, मेथेन उसका 80 गुना गर्म करती है अगर मेथेन निकल जाती है, यानी कि 80 टाइम्स यहां पर देखने को मिलेगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि जड़ को पकड़ो भाई साहब, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ज्यादा मेथेन कर रहा है। वो अलग बात है कि मार्केट में कम आ रही है निकल के, ठीक है, पर लेकिन जितनी आ रही है तबाही मचा रही है। तो इसलिए इसके ऊपर यहां पर ग्लोबल मेथेन प्लेज, प्लेज मतलब एक तरीके की प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा की बात की जाए। जैसे आप लोगों ने प्रतिज्ञा ले लिया कि भाई साहब एग्जाम निकालना है, तो ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर मेथेन को खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली गई है। अब ये प्रतिज्ञा ली है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देना, ठीक है। बात की जा रही है कि लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, कहां पर हुई थी? याद है, ग्लासगो में। उसी के बारे में बात की जा रही है, नवंबर 2021 में हुई थी। तो यहां पर बात की थी कि भाई साहब इसे खत्म करके छोड़ देंगे, यानी कि इसको रिड्यूस करना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर यह बोला गया है कि 111 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है मिलकर एक साथ में, और ये कह रही है कि आधा तो खत्म करेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे। यानी कि हाफ ऑफ द ग्लोबल मेथेन, जो कि कोज एक तरीके से जो ह्यूमन कोज है उसके पीछे, यानी कि इंसानों की वजह से जो मेथेन निकल रही है उसको तो आधा कम से कम करेंगे। और अपने हाथ में भी है, जो गलती हम कर रहे हैं उसको तो घटा ही सकते हैं ना। जैसे मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, ध्यान से पढ़ के आंसर दोगे, आधी गलती वैसे ही कम कर दोगे आप लोग। तो ऐसे जो इंसान गलती करता है एटलीस्ट वो तो कम कर सकते हैं ना। भूकंप आ रहा है, एक तरीके से बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, ये सारी चीजें काफी हद तक हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है। भूकंप हमारे हाथ में नहीं है, तो वो जो हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो। अब वही कहता हूं, जो सिचुएशन आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों की प्रॉब्लम दिक्कतें हैं, उन पे फोकस करो। अब कोई और सामने से आगे क्या बोल रहा है, अरे बोलने दो यार, उसकी जबान है, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो ये बोला गया यहां पर। नेक्स्ट बोला गया यहां पर कि इंडिया जो है वो, इंडिया विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मेथेन प्लेज, वो इसका पार्ट नहीं है इंडिया, ठीक है। पर फिर भी यहां पर अगर बात करेंगे तो ये बोला जाता है, इसमें आगे हालांकि एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है बताना है।
ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो मैं आशा करता हूं पोज करके आंसर दे लिया होगा। आंसर है इसका सही बिल्कुल सी आंसर सही है। जी हाँ, कैसे बता देते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये बेसिकली बोला जाता है कहां पर? नवंबर के महीने में, और इसको ग्लासगो कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली बोला गया। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोग बोलते हैं, ये आप लोगों को यूके के अंदर देखने को मिला। इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेगा। दूसरा यहां पर ये जो लीड किया जाता है, 2 कंट्री हैं, जो कि 2 कंट्री का बेसिकली कंट्री एक और दूसरा ग्रुप है, और वो अपने आप तो मजा लेके बैठ गए, अब कोई और मजा ले रहा है तो उनको मिर्ची लग रही है। कौन है? एक है यूएसए, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिना पैंदी का लोटा, और दूसरा है यूरोपियन यूनियन। उनको ये लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में सारे मजे ले लिए, अब कोई और कर रहा है तो उसको छिचोरा बोल रहे हैं लोग, ठीक है। यानी कि अब ये चाह रहे हैं कि दुनिया में एमिशन न बढ़े, अभी भी अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी ये चाह रहे हैं दूसरों को रोका जाए कि इन्वायरमेंट में ज्यादा ये चीजें रिलीज न करें। हम जो कर रहे हैं हमको करने दो, हमारे ऊपर उंगली मत उठाना, वो वाली हरकतें होती हैं कई बार इनकी। तो ये दोनों ने इसको लीड किया है और ये चाहते हैं कि इसको रोका जा सके। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा गलत कर दिया है। ये 40 से 45% तक यहां पर इसको कम कर पाएंगे, 50% कम नहीं कर पाएंगे। मतलब यहां पर ये है कि 50% तक भी ये कम नहीं कर पा रहे हैं, 40 तक ये टारगेट लेकर चल रहे हैं, 40 से 45, ठीक है। तो ये टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, पर किंतु अपितु बल्कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉप 5 जो मैथेन अमिट करते हैं दुनिया में, उसमें इंडिया का नाम है। आप लोग बोलोगे वो कैसे? हम तो यार ना ज़्यादा घरों में एसी यूज़ करते हैं, ना सबके घर में गाड़ियां हैं। जैसे बाहर जाओगे तो सबके घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, हर एक इंसान की अलग गाड़ी है। पर हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। पर लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। दूसरे पर अभी ये हमारा रेस इतनी अच्छी चल रही है, जल्दी ही चाइना को पीछे छोड़ देंगे। तो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू, हम लोग जल्दी ही चाइना से आगे निकलने वाले हैं, कम से कम इस चीज़ में तो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से एमिशन ज़्यादा हो जाते हैं। वरना हम लोग इतनी अय्यासी वाली ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं नहीं कि हमारे घरों में कूलर एसी चल रहा है मज़े में, और कोई मतलब ज़िंदगी के मज़े चल रहे हैं बिल्कुल हर तरीके से। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं सोसाइटी में, मैक्सिमम 5 से 7% लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर फिर भी जनता इतनी सारी है कि एमिशन हो ही जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आए तो बताते रहना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग बता दिया करो कि हाँ समझ में नहीं आया सर, इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों के सामने, ये आप लोगों की कॉमन सेंस भी यूज करेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करेगा, कितना ज्यादा आप लोग प्रेजेंट होकर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, दोनों चीजें आप लोग ये यूज करेगा, ठीक है। तो ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके मजा आने वाला है, ठीक है। हिंदी वाला थोड़ा नीचे डूब गया है, ये नन ऑफ द अबव है लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे डुबकी लगाना था। तो बात की जा रही है मेथेन के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ध्यान से रखना पूछा गया है? इनकरेक्ट है, सबसे पहली पॉइंट तो ये याद, ठीक है। दूसरा भी बोला गया है, इसके द्वारा बोला गया है कि जो मेथेन है वो एटमॉस्फेयर पे काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है, अगर ज़्यादा में पाई जाती तो तबाही मचा देती। वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद में सुनना मैं क्या क्या सुना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके अंदर 4 कार्बन के एटम और 1 हाइड्रोजन का एटम पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रोड्यूस करती है चीज़ें, तो कहाँ से निकल कर आती है ये? तो ऑर्गेनिक मटेरियल से निकल कर आती है, जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में ओनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब बताना है ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा एक बार रोक के। अब सुन लेते हैं बात क्या है। बात सीधी सीधी यहाँ पर ये है, एक तो ऐसी स्टेटमेंट अक्सर दी जाती है आप लोगों को ताकि फटाफट पढ़ के निकल जाओ, पता भी ना चले, ऐसा लगे, नहीं कहते भाई बहन एक जैसे होते हैं कई सारे, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि यूपीएससी ऐसे ऑप्शन बनाता है कि सारे एक जैसे से लगते हैं, वही वाली बात है। तो 4 कार्बन लिख दिया इसने और 1 हाइड्रोजन लिख दिया, जबकि अपोजिट है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा कहीं पर भी लिखा है ना ओनली ह्यूमन, ओनली ये, जस्ट ये, ऑल ये, तो वहां पर आप लोग रुक जाना 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ओनली, ऐसा कुछ नहीं होता कि ओनली इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, जिंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है, लोग जो हैं एक तरीके से जिंदगी में ना बहुत सारे सैड हो रहे हैं, किसी एक रीजन की वजह से हो ही नहीं सकते, मल्टीपल्स रीजन होंगे, जो एक रीजन की वजह से हो गया वो फुद्दू आदमी है, ठीक है।
जब कोई सैड होता है उसमें इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब मेरा माइंड जो होता है जब खराब होना स्टार्ट होता है, जब कई सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसको बैठ के सोचना पड़ेगा भाई साहब, वरना दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, एक तो पता ही नहीं चलता कब आती है कब जाती है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब है कि ओनली एक से कुछ नहीं होता है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर ह्यूमन भी रहेगा और इन्वायरमेंट भी रहेगा, इस तरीके से आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन और नेचुरल दोनों आएंगे यहाँ पर। तो क्या हो गया, दो स्टेटमेंट गलत हो गई, दूसरी और तीसरी, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल टाइप का है, थोड़ा सा अगर कुछ बातें आप लोगों को पता होगी, हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग यूज कर सकते हैं जब ऐसी बातें बोली जाती हैं, पर लेकिन हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर इसको एक तरीके से कुछ बातें पता भी होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा, यानी कि जो बुद्धि से आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, आप लोगों के दिमाग से जो चीजें निकल के आती है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग से निकल कर आई। आप लोग कल को कोई किताब लिखने बैठ जाओ, ठीक है, और मैं उस पर लिख दूं अपना नाम कि ये वीर तालियान के द्वारा लिखी गई है, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि वो आप लोगों के दिमाग से निकल कर आई है, तो आपका ही ठप्पा उसके ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, जैसे कहता है ना उसमें बता ठप्पा कहाँ पे लगा हुआ है याद है ये हमारा गोला नहीं है तो वही बातें हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि जो WIPO है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यानी कि यूएन का सबसे, ये एक तरीके से यूएन के कई सारे बच्चे हैं, उनमें से ये भी एक बहुत पुराना बच्चा है यूएन का जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये लोगों को बताता है कि भाई साहब क्यों पड़े हो रजाई में, बाहर निकलो, अपने जो भी कंबल वगैरह में पड़े हुए और लग के काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। लोग कहते हैं ऐसा, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ है, तो वो वाली बात है यहाँ पर, यानी कि ये एनकरेज करता है। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बोला जा रहा है कि एवरी ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे जब यहाँ पर WIPO स्टेब्लिश किया गया था। अक्सर ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जाम में गलत देखने को मिलेगी, जब ना वो कुछ ऐसा बोल दे जो थोड़ा सा लीग से हटके हो कि हाँ उसी दिन सेलिब्रेट किया था। अगर किया जाता रियलिटी में तो ये स्टेटमेंट ये बिल्कुल नहीं बनाता। ठीक है हो नहीं रहा है इसका मतलब ये स्टेटमेंट बनाया तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यानी कि इंसान ना, जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान नॉर्मल आ रहा है तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, वो दारू पी कर आ रहा है तो ये कहेगा आज मैंने दारू नहीं पी रखी है। ठीक है वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो एक स्पेशल जब इंसान सेंटेंस लगाना स्टार्ट कर दे अपनी सफाई में तो वहां फिर गड़बड़ चलना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जबकि कोई पूछे ना, एक तो पूछने में बताना चाहिए, क्या पूछ ही नहीं रहा अपना आप ही गा रहा है सामने वाला, तो इसका मतलब वो सफाई देने पे आ गया अब। ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ABCFD। अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो सही आंसर है यहाँ पर इसका A। ठीक है, क्या है सही आंसर, A सही आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड वाली में ये अलग अलग डेट है। अलग अलग डेट मतलब अब बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले वाले का जब इसके बारे में आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन और आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, जब खासकर डेट भी कई बार थोड़ा सा मैच करने के लिए कई बार डे पूछ लिए जाते हैं। तो 14 जुलाई जो यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 26 जो अप्रैल है यहाँ पर वो इसका डे सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो याद रखिएगा जेनेवा में जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ कवर हो रही है, तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करके चलो कि एक नहीं कई जगह निशाने लगते चलें। ठीक है, एक टॉपिक आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था हमारी कंट्री में कपड़ा उद्योग में क्या दिक्कत देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हमारे देश का ये सेक्टर ऐसा था कि भाई साहब विदेशों में भी इसके चर्चे हुआ करते थे कि भाई साहब वहाँ से चीज़ें लेकर आएंगे और वो उसमें अलग ही लेवल की क्वालिटी है, होने के स्वैग है उसके अंदर, उनके कपड़ों के अंदर। तो हमारे देश के कपड़ों के अंदर वो स्वैग आप लोगों को देखने को मिला करता था। पर लेकिन अभी कुछ चेंज क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने वो स्वैग छीन लिया, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल गई। अब अंग्रेज चले गए, एक तो इंडिया और यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरीके से डिवाइड करके चले गए 3 पार्ट में। तो इससे दिक्कत देखने को मिली, कुछ ऐसा पोर्शन था जो बांग्लादेश में चला गया और कुछ ऐसा पोर्शन था जो हमारे देश में रह गया। तो ये कई सारे इश्यू निकल कर आए। ये बहुत बड़ा रीजन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खासकर अगर जूट वाली इंडस्ट्री की मैं बात करूं, टेक्सटाइल में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर, इसमें भी कुछ वही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जूट इंडस्ट्री में है। एक तो फ्रेगमेंटेड है, मतलब कुछ इधर पड़ा हुआ है कुछ उधर पड़ा हुआ है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी चल रही है। बांग्लादेश में लेटेस्ट मशीन आप लोगों को देखने को मिलती है, वो भी शानदार तरीके की। तो वहां पर दबाकर कपड़े का उद्योग होता है, व्यापार होता है, और हमारी कंट्री के कपड़े को वो कंपटीशन देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इंसान मान लीजिए आप लोग कहीं प्रॉफिट नहीं मिल रहा है
तो उसमें जाकर आप लोग इन्वेस्ट करोगे क्या? आप लोग सीधे सीधे कहोगे भाई साहब मेहनत की कमाई है, ऐसे तो ना देने के। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि वहीं आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट करोगे जहां पर प्रॉफिट दिखता है। और सही भी है, अगर प्रॉफिट नहीं दिखा इन्वेस्टमेंट करते तो बेवकूफ़ी है, मेहनत की कमाई बर्बाद करनी। रही सही कसर जो है हमारे देश में टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो खराब कर देती है। तो क्या ये सारी स्टेटमेंट सही है कि ये चैलेंज है हमारी कंट्री में टेक्सटाइल सेक्टर को करेक्ट बताना है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव सही आंसर क्या है? आप लोग बताइए। ए बी सी एफ डी अगर आप लोगों से पूछा जाए सही आंसर क्या है, तो सही आंसर क्या है? समझ में आया? तो सही आंसर वही है जो आप लोग सोच रहे हो, डी आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बने तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। कई बार ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि चक्षु खोलेगा। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर न्यू और इसी के साथ में पैलेस्तीन, जो ये बोला यूनेस्को के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये दोनों के दोनों जो हैं यूनेस्को के मेंबर हैं बट यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं हैं, यानी कि उसके घर तो जाते हैं पर इसके घर नहीं आते। ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। इजराइल जो है वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का बट नॉट द मेंबर ऑफ यूनेस्को, यानी कि इजराइल जो है वो उनके अपोजिट जा रहा है। इजराइल कहता है तुम उसके घर जाओगे तो हम इसके घर जाएंगे, तो ये बातें बोलेगी। इजराइल बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। यूनेस्को जो है उसका पर्पज ये रहता है कि 5 मेजर प्रोग्राम एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल, ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रकृति, समाज, मानव विज्ञान, एक तरीके संचार, सूचना, इनके ऊपर काम करना, इसका मेजर प्रोग्राम इन्हीं के ऊपर चलते हैं। अब यहां पर यह पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन ऑफ द अबव सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आप लोगों को लग रही है तो गलत होगी भाई, इसमें क्या कर दिया ये, तो ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। ठीक है, तो सही तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो ढंग से क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया। डी मतलब इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, सारे के सारे भाई बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। ठीक है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। तो ऐसे लोग अक्सर कम मिलते हैं जिसके अंदर कोई कमी ना हो। ठीक है, तो यूनेस्को जो है इसकी जो स्टेटमेंट दी गई इसका मतलब ये सारी इसी की बातें हैं। कुछ और बातें बता देता हूं, ये तो आप लोगों को बताई दी कि इसकी बातें हैं यूनेस्को की। इसका मोटो क्या है? ये खुद बोलता है कि भाई साहब दिमाग के अंदर जो भसड़ मची पड़ी है ना उसको हटा के शांति लेकर आओ, मतलब पुरुषों के भी और महिला के भी। एक तो ये बात बोलता है जब भी पार्टी करनी हो तो मेरे हेडक्वार्टर आ जाना, मेरे घर आ जाना। वो कहाँ पर है? फ्रांस में, पेरिस में। और आईफिल टावर भी देख लेना। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन भी होती है, साइंस भी है और यहाँ पर कल्चर भी है। तो इसलिए यहाँ पर कहाँ पर आना है? पेरिस में आना है। इसको बनाया गया था यहाँ पर 16 नवंबर 1945 में। और ये शानदार तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 रिपोर्ट भी बनाती है, यानी कि ये फ्री नहीं रहते हैं भाई साहब, पूरी साल कुछ ना कुछ काम लगा रहता है इन लोगों का। जैसे कि एक रिपोर्ट बनाई ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यानी कि दुनिया में एजुकेशन कैसे चल रही है। इनका काम कोविड-19 ने बढ़ा दिया, लोगों के तो स्कूल बंद हो गए, मतलब उनका काम रुक गया, इनका काम बढ़ गया। ये देखना कि बता कहाँ कहाँ स्कूल बंद हो गए। ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ पे लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, तो भाइयों का काम ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, किसी का काम खत्म होता है तो किसी का काम बढ़ जाता है। इसी के साथ में जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये बात करते हैं कि सोसाइटी में महिला और पुरुष में कितना भेदभाव चल रहा है, वो होना नहीं चाहिए। सभी चीज़ें यहाँ पर दिक्कतें करती हैं जब यहाँ पर फीमेल और मेल के अंदर में डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये 2 रिपोर्ट भी क्वेश्चन की फॉर्म में पहले पूछी जा चुकी हैं कि भाई बता दो इसका सही क्या है, तो आप लोगों को पता होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। ठीक है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए, बताना कैसा लगा क्वेश्चन, मतलब मजा आया, किस किस का सही हुआ, किसका गलत हुआ। जिसका गलत हुआ हो दिल में दर्द नहीं लेना, इसका मतलब कुछ नया सीखा है। जिसका सही हुआ हो ज़्यादा उछलना मत, क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रही है, एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका थोपड़ा देख के बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। ठीक है, कैसे बात करेंगे अभी। बात की जा रही है यहाँ पर IMEI, ये हर एक इंसान के पास में इसके फ़ोन है, उसके पास में यहाँ पर ये नंबर होगा, यानी कि आप लोगों के पास में हर एक के पास में ये नंबर है। आप लोग बोलोगे कैसे? क्योंकि अभी लेक्चर देख रहे हो ना, तो इसका मतलब सबके हाथ में फ़ोन है। ठीक है, अब ये मत बोलना सर टीवी पे बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी तो यहाँ पर बात करो जिसके पास में फ़ोन है, तो ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट नंबर ये प्रोवाइड कराना होता है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बातें निकल कर आई। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने सबको ठोक ठोक कर बोला कि भाई साहब ये नंबर जो है नहीं हुआ तो अपने देश में हम जो है मोबाइल नहीं बनाने देंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं, चलिए आगे चलते हैं।
जब मैं कई सारी बातें बता रहा होता ना, अगर कोई उसको भी ध्यान से सुने ना, तो कई बार आप लोगों को आंसर मिल जाता है। जो इतनी बकवास स्टार्टिंग में मैं बोल के चला गया हूँ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर थोड़ी सी भी आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे पूरा। वो कैसे, अभी बताता हूँ। IMEI एक यूनिक नंबर है जो कि यहाँ पर डिवाइस के अंदर मोबाइल नेटवर्क के बेसिकली एक तरीके से डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है उन मोबाइल नेटवर्क की, भाई साहब वहाँ है ये, पकड़ लो जाके उसने चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 15 डिजिट का नंबर है, जैसे फ़ोन के अंदर में यूनिक आइडेंटिटी होती है एक तरीके से, ये एक ऐसी आइडेंटिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक तरीके से कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर कि अर्लियर उसके अंदर रोल आउट किया गया ताकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो भी बेस्ड है यहाँ पर ये 3 लिस्ट है यहाँ पर, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, इसमें यहाँ पर उनको डाला जा सके, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताओ आप लोगों के हिसाब से क्या होगा। अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है, अटेम्प्ट तो कर लिया होगा ना। आंसर यहाँ पर बी। अब आप लोग खुद देखो, मैंने यहाँ पर जब ये आप लोगों को कहानियाँ सुना रहा था उस टाइम पर मैंने बातों बातों में और जानबूझकर बोला था वो, मैंने कहा देखता हूँ कौन कौन पकड़ता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ऐसा कुछ रिलीज किया है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं कि जब भी चीज़ों को सुना करो थोड़ा सा ध्यान लगा लिया करो, चीज़ों को पढ़ा करो थोड़ा सा ध्यान लगा लिया करो, आधे से ज़्यादा आंसर आप लोगों के उन्हीं के अंदर मिल जाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी आप लोगों से ये यहाँ पर आप लोगों की नॉलेज के साथ साथ में माइंड प्रेजेंस कैसी है आप लोगों के माइंड की वो भी चेक करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर भी हो गया। बाकी जो 3 लिस्ट है यहाँ पर, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि किस किसने कितने उल्टी सीधी हरकतें कर रखी है, कौन कौन यहाँ पर आला दर्जे का अपराधी है वो देखते हैं। व्हाइट का मतलब है, व्हाइट का मतलब कोई अपराधी नहीं होता, वैसे भी व्हाइट कपड़े पहनने वाले अक्सर जो है अपने अपराध को व्हाइट कपड़ों में छुपा लेते हैं, ठीक है। व्हाइट कपड़े कौन पहनता है आप लोग जानते हैं। ब्लैक वाला जो है वो खतरनाक है, वसूली वाइट टाइप का, उसको ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ग्रे लिस्ट ये रहता है कि इसके ऊपर नजर रखो, ये कभी भी कुछ ना कुछ नोटंकी कर सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर बिल्कुल गिद्ध वाली नजर गड़ा के रखनी है, जब भी हरकतें कर ले इसको पकड़ लो। जैसे कि अभी रिसेंटली FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया, उसने बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर ये गिद्ध वाली नज़र लगा के रख रखी है, जबकि ईरान को और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को इसमें फेंक रखा है ब्लैक लिस्ट में। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और व्हाइट वाले तो यही है अपना नेताजी, कपड़े पहनो और घूमे और मजे लो जिंदगी के, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो आप लोग सारे व्हाइट पोशाक वाले हो, जिसका मोबाइल जो है वो सही है बिल्कुल, सारी आईडी वाईडी सब रजिस्टर है, कोई फेक चोरी की चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग व्हाइट कैटेगरी में होगे, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, शांति स्वरूप, एक तरीके शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये एक अवार्ड है और अवार्ड के बारे में अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रिसेंटली न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि CSIR ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें आप लोगों से करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी कवर हो जाएगी और अवार्ड भी, एक तीर से 2 निशाने, एक पंथ 2 काज, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आधे तो मुहावरे याद करवा दिए। तो अगर हिंदी है, हिंदी में काम आएंगे आप लोगों को, ठीक है। अपने देश की भाषा है, सीखो यार, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, दूसरी सीखने के पीछे पड़ो, इंग्लिश हिंदी तो सीख लो पहले ढंग से। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बोला गया कि इट्स नेम आफ्टर द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ CSIR, यानी कि साइंटिफिक जो यहाँ पर CSIR है उसका जो फाउंडेशन हुआ उसके डायरेक्टर जो है बेसिकली फाउंडर डायरेक्टर थे यहाँ पर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जो हमारे बीच में भी नहीं है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट किया गया अवार्ड, एक तरीके से आप लोगों को पता है पद्म, हमारी कंट्री में पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, उसमें एक तो वो अवार्ड हो गया और यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज हो गया। तो बोला यहाँ पर यह गया कि जो ये एक तरीके से जो ये अवार्ड है और जो वो अवार्ड है इनसे ये पहले बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पद्म अवार्ड से पहले बनाया गया है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये आप लोगों को बताया गया, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, ठीक है। वो पूछा था आप लोगों से भारत रत्न के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है तो ऑर्गेनाइजेशन ना पूछ के उसकी कुछ हिस्ट्री उठा लेंगे आप लोगों से। इसलिए कहते हैं जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कभी मैं आप लोगों को करंट नहीं पढ़ाता। आप लोग बोलते हो कि सर बस करंट पढ़ा रहे हैं, नहीं, बैकग्राउंड स्टैटिक पोर्शन पढ़ाता हूँ बैकग्राउंड में। और हमारा लेक्चर हमेशा करंट का आप लोगों को लगभग 40% देखने को मिलेगा, प्लस जो वो है स्टैटिक उसमें 60% देखने को मिलेगा।
इसीलिए ताकि सारी तरीके क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सको, ठीक है। करंट तो ये था CSIR न्यूज में, क्वेश्चन बना हुआ स्टैटिक से, तो ऐसी चीजें तैयार करनी, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, अभी यहाँ पर आप लोगों को इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट कि पद्म अवार्ड हमारे देश में कब आए थे। तो पद्म अवार्ड हमारे देश में आए थे 1954 में। और यहाँ पर ये जो अवार्ड है जिसको बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये हमारे देश में बेसिकली बनाए गए थे 1957 में। यानी कि पद्म अवार्ड से 3 साल बाद में ये अवार्ड आया। यहाँ पर बोला गया कि ये अवार्ड पद्म अवार्ड से पहले आ चुका है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, तो याद रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर जी जो थे उनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, देश में CSIR का गठन कर गए, कहीं ना कहीं उसको एक शानदार बॉडी बना कर गए, जो कि आज की डेट में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हमारे देश में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो आंसर बी हो जाता, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी आप लोगों की कवर हो जा रही है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बोला यह जा रहा है कि ही वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ CSIR। पहली स्टेटमेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, मैंने बताया अभी। सेकंड में बोला गया कि ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। तीसरा बोला गया कि ही वॉज कन्फर्म ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये इनको अवार्ड मिला। ही वॉज नाइटेड इन 1941 और इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन 1943। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी। आप लोग ये देखो, मान लीजिए आप लोगों को घर वालों ने बोला कि यार तुमको ना खेत में जाना है और खेत में जाकर तुमको वहां पर एक छप्पर लगाना है ताकि वहां पर जाकर पानी चला सकें और आप लोग वहां पर जाकर एक तरीके से रखवाली कर सको। आप लोगों ने छप्पर की जगह मस्त तरीके का एक वहां पर कमरा बना दिया। घर वालों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा काम कर दिया। आगे अगर कोई काम करना हो तो घर वाले किसको बोलेंगे कि यार पहला काम दिया था शानदार तरीके से कर दिया इंसान ने। तो यहाँ पर दूसरा काम भी करने के लिए कोई ऐसा काम जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली बात होगी तो आपको बुलाया जाएगा, भाई साहब वो वाला ना बंदे ने सही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, फिर से उसी को लेकर आओ, स्टार्टिंग वाला प्रोजेक्ट उसी को देना है। तो इसलिए यहाँ पर CSIR के तो फाउंडिंग डायरेक्टर थे, जब वो प्रोजेक्ट शानदार तरीके का था तो यहाँ पर 2 एक तरीके से उसी इंसान को दिया जाता है। UGC भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसका भी कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं को फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया ताकि इनिशियल चीज़ें ढंग से लेकर चला जा सके। नई चीज़ है उसमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है। बड़ा ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैप बेस्ड है और इसी के अंदर 5-6 मैप आप लोगों के कवर होने वाले हैं। बहुत ही प्यारा है, ढंग से सुनिएगा, ठीक है। बात की जा रही है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया के अंदर हवाई आइलैंड है। नेक्स्ट माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के अंदर सोलोमन आइलैंड है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली भी। मेलेनेशिया के अंदर में मार्शल आइलैंड है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और पोलिनेशिया के अंदर कुक आइलैंड है। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या ऑल ऑफ द अबव पेयर? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो अब तक एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को स्टार बनाकर अपने पास में सेव कर रखने चाहिए। आंसर दे लिया, किस किस ने आंसर जो भी दिया है वो याद रखना। बाकी अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ सही क्या है। यहाँ पर जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया के पास में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला रीजन है ऊपर वाला, ये वाले रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप लोगों को जो रीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये वाले रीजन की बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। समझते हैं यहाँ पर कैसे कैसे। पहले आंसर बता दो क्या है ये, इसका सही आंसर क्या है, वो है बी। वो कैसे है अभी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है माइक्रोनेशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये है मेलेनेशिया और ये है पोलिनेशिया। तो ये 3 पार्ट में यहाँ पर नॉर्मली डिवाइड होता है। इन तीनों पार्ट के अंदर भी आप लोगों को अलग अलग से चीज़ें देखने को मिलेगी कि इनके अंदर अलग अलग आइलैंड है। जैसे मेलेनेशिया के अंदर सोलोमन आइलैंड है, ठीक है। यानी कि आप लोग ऐसे रख सकते हैं कि कपड़े बहुत मैले हो गए हैं, यानी कि गंदे हो गए, इसलिए स्लो चल रहा है, कभी कोई पहचान ले कि भाई गंदे हो रखे हैं, ठीक है। या फिर कपड़े फट गए, पैंट फट गई है, आराम से चल रहा है, कभी कोई पहचान ले, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एग्जाम में मैच करना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से रखिए। पोलिनेशिया, पॉलीथीन के अंदर हवा भरी हुई है। हवाई आइलैंड कहां पर है, ये पोलिनेशिया के अंदर है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ऐसे याद रखिएगा। मार्शल, एक तरीके से कोर्ट मार्शल कर देते हैं, ऐसा इंसान जो कि माइक्रोफोन छुपाकर आर्मी के अंदर घुसा हुआ था, उसका कोर्ट मार्शल करना पड़ गया। रीजन क्या था, वो एक तरीके से बकायती कर रहा था, अंदर इंफॉर्मेशन अंदर की बाहर पहुंचा रहा था।
तो इस तरीके से आप लोग जैसे भी याद, देखो यार मतलब मुझे जो याद आया, मैंने एक तरीके से ना जब पढ़ रहा था तो मुझे दिमाग में आया, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। कुक आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, पन्नियां जला जलाकर कुकिंग कर रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है, जंगल में फंस गया कहीं पर, तो पोलिनेशिया, कुक आइलैंड, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ये होता है मेमोरी फॉर्मेशन। जो लोग ना लंबी लंबी चीजें याद कर लेते हैं, वो किसी एक चीज के साथ में दूसरी चीज को कनेक्ट कर देते हैं, तब वो चीजें याद रहती हैं। ऐसे कोई नहीं सारे की माँ के पेट से सीख के आए सारी चीजें याद है सबको, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर पोलिनेशिया कहाँ पर है, पोलिनेशिया के अंदर हवा भरी हुई है, हवाई आइलैंड, ठीक है। माइक्रोनेशिया कहाँ पर है, यहाँ पर माइक्रोनेशिया कहाँ बोला था, ठीक है। तो माइक्रोफोन लेके आया सोलोमन मार्शल, ठीक है, याद आया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो स्लो चल रहा है, तो यहाँ किसके बारे में बात की थी, ये सारी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, क्योंकि मैली हो गई है या फिर कपड़ा फट गया है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, कुक आइलैंड, पॉलीथीन से वो पन्नियां बना रहा है, एक तरीके से वो खाना पका रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारा इस तरीके से बता दिया है कि 4 मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये मत पूछना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया, ध्यान से पढ़ लो, रिविजन कर लो और लाइफ में बल्ले बल्ले कर लो, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वही वंदे भारत ट्रेन के बारे में। बेचारी टूट फूट गई अभी, यहाँ पर कहीं उसके आगे भैंस आ रही है, कहीं गाय, कहीं कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से टूट फूट भी गई अभी, तो ऐसे ही ट्रेन बना रखी है। ऐसा वरना ट्रेन पहले ऐसी हुआ करती थी, जो अंग्रेज बना के गए थे, सामने जो भी आ जाए उसको उड़ाता हुआ चला जाए। इसमें वो भी मरे और ट्रेन भी मरी, दोनों चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि हमारे देश में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को अक्सर देखने को मिलता है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में कुछ बातें हैं प्यारी प्यारी सी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये न्यूज़ में भी है अभी, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला बोला गया कि ये हमारे द्वारा अपने ही हाथों से बनाई गई है। उन्हें कहते हैं अपने द्वारा बनाया गया खाना पसंद आता है, तो हमने अपना आप बनाई तो पसंद आएगा, अपने ही देश में बना रखी है, बाहर से भी नहीं लेके आए तो और बढ़िया है। तो हाई स्पीड और सेल्फ प्रोपल्ड ये ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, स्वचालित, और इसी के साथ में जो यहाँ पर निर्मित उच्च गति आप लोगों को इसके अंदर नजर आएगी, अपनी डिजाइन की हुई चीजें, ठीक है। फर्स्ट वंदे भारत जो है ये मैन्युफैक्चर की गई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर में है, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया। ये दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। तीसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया कि ये अचीव कर सकती है मैक्सिमम स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर ही मिल चुका है अगर देखा जाए तो। ये जो बोला गया 1 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, या ऑल ऑफ द या नन ऑफ द अबव। एक्चुअल में अगर यहां पर ये लिखा होता 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो वो टफ क्वेश्चन होता। ये क्वेश्चन और आसान बन गया आप लोगों का। कैसे? अब यहां पर बोला गया कि ये क्या है, हाई स्पीड ट्रेन है। अब या तो हाई स्पीड ट्रेन सही है, या फिर जो इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर ये सही है। दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक मीडियम स्पीड है ये, ठीक है। हाई स्पीड होगी 400-500 किलोमीटर, तो इसका मतलब या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि कोई सी एक स्टेटमेंट गलत है, तो आधा क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व हो चुका है। अब मैक्सिमम ऐसी स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट कोई सी एक गलत होगी, तो एक स्टेटमेंट अब 50% क्वेश्चन की चल रही है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अक्सर सही होती है। जब यहाँ पर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट हो, तो सेल्फ जो उसको सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट फिर सही रहती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर पता चल गया, 2 स्टेटमेंट सही है आप लोगों के सामने, आंसर यहाँ पर बी हो गया। अगर होता 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तो आप लोग और ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते कि 1 और 2 सही है या फिर 1 और 3 सही है। अब यहाँ पर देखो और आसान क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दे तो आसान बन गया, पर लेकिन यही जब आता है दूसरी तरीके से, जब एलिमिनेशन नहीं लगा पाते हैं, तब तो यही चीजें हैं टप पड़ जाती हैं। तो यूपीएससी दिमाग से खेलने का तरीका समझता है बहुत अच्छे से, कि इस इंसान के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है उसके तरीका होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करते हैं, उसको क्लियर कैसे करना है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तभी उस एग्जाम को आप लोग क्लियर कर पाओगे। ऐसे ही डिजास्टर को मैनेज करने की भी स्ट्रेटजी होती है। योकोहामा स्ट्रेटजी, दूसरा बोला गया यहाँ पर ह्योगो जो फ्रेमवर्क, तीसरा बोला गया सेंडाई फ्रेमवर्क। तो आप लोगों को यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट से। ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अभी जो आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा एक चिट्ठा खोलूंगा आप लोगों के सामने, ताकि कल को ये टॉपिक अगर लिखने के लिए भी आ जाए ना कहीं आंसर राइटिंग के लिए, तो वहां पर भी आप लोग इस्तेमाल कर सको। तो इस तरीके से मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन के चलिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। मतलब कहने का यह कि चीजों को ऐसे समझा करते हैं ताकि आराम से अगर कहीं क्वेश्चन भी बने तो आप लोग क्वेश्चन को भी ढंग से अटेम्प्ट करके उसका आंसर अच्छे से दे सको, ठीक है।
तो बात करते हैं एक एक करके। आंसर यहाँ पर डी हो गया सारे के सारे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर 1989 में एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क लेके आ गया जिसको बोला गया इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो आपदा आती है उसको रिड्यूस करना है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। नेक्स्ट आया यहाँ पर, इसको बोला योकोहामा स्ट्रेटजी एंड जो प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि योकोहामा की स्ट्रेटजी आई और प्लान ऑफ एक्शन कैसे यहाँ पर अगर दिक्कत हो तो सुलझना है। तो फिर ये आया 1999 में। फिर यहाँ पर आया इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में 2005 में यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर जिसको बोलते हैं ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2005 से लेके 15। देखो पहले यहाँ पर क्या करे थे, 1989 से 1994 में 4 साल में ला दिया। फिर यहाँ पर 1994 से 1999 में यहाँ पर फिर यहाँ पर 5 साल में ला दिया, और फिर यहाँ पर 5 साल में ला दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इनको 6 साल लग गई लगभग। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2004 में सुनामी भी आप लोगों को देखने को मिली थी, और यहाँ पर सीधे सीधा बोला अब 4-4, 5-5 साल की बात नहीं, सीधे 10 साल पे जाएंगे, ठीक है। तो 10 साल की स्टडी होगी। फिर यहाँ पर जब 10 साल पूरे हो गए 2015 में, फिर 15 साल का जंप लगा दिया। अब की बार 15 से लेके 30 तक का काम कर दिया, और सेंडाई फ्रेमवर्क। और ये सारी की सारी जो लोकेशन है ना, ये किस देश के अंदर में है ये आप लोगों को बतानी है। योकोहामा, ह्यूगो, सेंडाई, ये ऐसे देश के अंदर में जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आते रहते हैं, और इसको कैसे हैंडल करना है वो जानते हैं। झट मंगनी फट ब्याह वाली बात होती है, तो उस देश का नाम बताना है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जा रही है आपदा मित्र के बारे में। आपदा मित्र जो है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ये उसी से रिलेटेड है। बोला जा रहा है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2015 में। दूसरा बोला गया प्रोग्राम जो है ये एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि सुटेबल इंडिविजुअल कौन है, जो डिजास्टर जब होगा वहां पर उनको ट्रेन किया जा सके, और कल को कोई दिक्कत हो तो उसको तुरंत तैयार किया जा सके कि वो भाई साहब उसको टैकल कर सके, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो कूदकर चीजों को बचाने वाला। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी यहाँ पर कानून है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं आपदा मित्र या फिर बोल सकते हैं। सही स्टेटमेंट क्या है? इनमें बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका क्या, 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बी आंसर सही है, 2 और 3 सही है, क्योंकि 2015 में नहीं लाया गया था, इसकी डेट जो थी 16 में निकल कर आया था, और बाकी के दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये ऐसे लोगों को तैयार करते हैं ताकि कल को कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत के साथ में फटाफट निपटा जा सके, तो उसके हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बनते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में बिल्कुल यानी कि कतई नहीं होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नंदा देवी, राजाजी, या वैली ऑफ फ्लोर, या फिर गंगोत्री। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर ये 2 आप लोगों को यूनेस्को हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी, तो ये आंसर सी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत लंबे समय से न्यूज़ में रहता है, और फिलहाल भी अभी न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन पूछे जाए तो कंफ्यूज मत होना। बात की जा रही है यहाँ पर लासा फीवर के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, ठीक है। ये डिस्कवर की गई थी 1969 में नाइजीरिया में। ये एक वायरल इलनेस है जो कि वेस्ट अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिली, पर लेकिन ये कैजुअल कॉन्टैक्ट अगर किसी के साथ में आप लोग है उससे ये नहीं फैलती है। ये बोला गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो ये टॉपिक मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था। सही आंसर बताइए। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बीमारी यहाँ से निकल कर आई। ये जो डिजीज है यहाँ पर लासा फीवर, तो ये एनिमल बोर्न डिजीज है, इसलिए इसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। और ये नाइजीरिया वाला रीजन है जहां पर पहले यहाँ पर ये देखने को मिली, ठीक है। ये एक तरीके से जो ये बीमारी लगती है, एक तरीके से चूहा इसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि चूहा घरों में सामान खाता पीता रहता है, तो इस तरीके से अगर उसके अंदर कुछ चीजें हैं तो ये हमारे अंदर भी चीजें देखने को मिलेंगी। कोज स्प्रेड और ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं, ये आज की डेट में अलग अलग बीमारी आ रही है। मैं एक सजेशन दूंगा यहाँ पर कि जब भी लगे कि हाँ यार कोई बीमारी है आज के डेट में शरीर के अंदर में, तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है। अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि अब ऐसी बीमारियां नहीं रही है कि आप लोग अपने आप डॉक्टर बनो, तो यहाँ पर वरना जिंदगी जो है वो खराब हो जानी है। तो कोशिश ये करो कि जो भी चीजें हैं तुरंत उसको सही करो, और तुरंत जो है अपनी चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखो, डॉक्टर के पास में जाओ, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। तो ये है पूरा आंसर, इसका सी हो गया। कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं जरूर बताना। एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम है स्टडी लवर वीर के नाम से, 1,67,000 मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।